हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है नियोटनी एंड पेडियोजेनेसिस। नियोटनी एंड पेडियोजेनेसिस यानी चीर भ्रूणता, दूसरा है सावक जनन। जहां हम देखते हैं कि जो ये हिंदी वाले नाम हैं उन्हीं से लगभग लगभग इनकी डेफिनेशन जो है वो निकलने की संभावना है। जैसे चीर, चीर का मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मतलब था लंबा या अधिक समय का हो जाना, यानी अधिक समय तक। दूसरा है या काल तक। दूसरा आपके पास सावक जनन। सावक का मतलब क्या होता है? बच्चे के रूप में, जो छोटा बच्चा होता है उसको हम सावक के रूप में कह सकते हैं। सावक जनन यानी सावक बच्चों के रूप में या बच्चों के द्वारा है वो जनन करना, जिसको अपन बोलते हैं पेडियोजेनेसिस, जैसा कि नाम से यहाँ स्पष्ट है। तो यहाँ आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो सबसे पहले अपन देख रहे हैं चीर भ्रूणता या नियोटनी क्या होता है। तो देखो, इस शब्द की जो सबसे पहले जो देने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन से थे? कोलिकर। ये कहाँ उन्होंने रिसर्च किया, कहाँ किया, ये अलग बात है, लेकिन सबसे पहले ये शब्द जो है वो कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने जो है वो डिजाइन किया था या उन्होंने बताया था। यहाँ हम बातचीत करते हैं नियोटोनी। तो नियोटोनी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द इसके अंदर है यानी नियो। ये दो शब्द जो कौन कौन से? लैटिन भाषा का शब्द है और दूसरा है ग्रीक भाषा का शब्द, यानी लैटिन और ग्रीक भाषा दोनों शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो ये आपके पास जो नियो है वो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। और दूसरा आपके पास में जहां अपन चर्चा करते हैं आपके पास में टेनिन, ये एक आपके पास में ग्रीक भाषा का शब्द है। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है या यहाँ से। अब इन दोनों का अगर अपन जोड़ते हैं तो इन दोनों का एक शाब्दिक अर्थ जो निकलता है वो ये निकलता है लार्वा अवस्था में जनन। लार्वा अवस्था में जनन। लार्वा क्या होता है? लार्वा के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है कि कई जो जीव जो है वो जब एम्ब्रियोजेनेसिस या हम ये कह सकते हैं कि जब भ्रूण बनता है तो वो वयस्क में बदलने से पहले कुछ जातियों के अंदर जो है एक अवस्था बनती है जिसको अपन प्रीमेच्योर अवस्था कहते हैं, उसको हम लार्वा कहते हैं। जैसे ज़्यादा अगर अपन उदाहरण न ले लेकिन कम से कम हम मेंढक के बारे में अक्सर पढ़ते हैं कि उसके अंदर जो है वो टेडपोल लार्वा अवस्था पाई जाती है और वो भी जो है वो एक वयस्क के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर लार्वा अवस्था में कई जंतु है वो जनन करते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे? नियोटनी के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़ अगर अपन यहाँ बातचीत करें तो वो ये है कि सामान्य रूप से जो ये आपके पास नियोटनी और पेडियोजेनेसिस है ये दोनों काफ़ी मिलते जुलते लेकिन एक दूसरे से जो अलग है शब्द है। यहाँ पर अपन ये देखते हैं इसके अंदर कि सामान्यतः ये देखा जाता है कि नियोटनी हम जो है आपके पास में कोर्डेट्स, इसके अंदर कोर्डेट्स के अंदर जो है वो काम में लेते हैं और ये आपकी यानी वर्टिब्रेट्स जिसको अपने ये कह सकते हैं। और पेडियोजेनेसिस जो शब्द है वो हम जो है वो नॉन कोर्डेट्स या अपन जिसको अपन कह सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स जो जंतु होते हैं उनके रूप में काम में ले सकते हैं। तो यहाँ ये चर्चा अपन यहाँ ये करेंगे। अब यहाँ अपन ये देखते हैं कि इसके डेफिनेशंस क्या होती है। तो हालांकि हमने एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर इसकी ले रखी है कि लार्वा अवस्था में जनन, यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जनन करने के लिए पूर्ण रूप से उनका मैच्योर होना आवश्यक नहीं है, ये एडल्ट अवस्था प्राप्त करना जरूरी नहीं है। तो इसकी अगर अपन परिभाषा की बातचीत करें कि लार्वा अवस्था का या लार्वा का वयस्क अवस्था में बदलने से पहले ही जो है लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाना और लैंगिक रूप से परिपक्व होकर के ये जनन करने लग जाते हैं। कुछ ही जंतु है, बहुत सारे ऐसे नहीं है। तो और इस अवस्था को सामान्य रूप से यानी लार्वा अवस्था से जो हम वयस्क अवस्था की अगर बातचीत करते हैं तो इस पोजीशन को अपन बोलते हैं कायांतरण। कायांतरण का मतलब तो काया का अंतरण कर लेना, यानी जिसको हम ये कह सकते हैं कि काया में चेंज, शरीर में चेंज कर लेना। इंग्लिश में इसको अपन कहेंगे मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, क्या होता है ये लिख देते हैं। लार्वा अवस्था का जिसको अपन कहेंगे कायांतरण यानी वयस्क में, ये शायद चलो कोई नहीं, वयस्क में कायांतरण
कायांतरण, जिसको कहेंगे मेटामॉर्फोसिस। तो लार्वा अवस्था का वयस्क में कायांतरण से पूर्व ही लैंगिक रूप से परिपक्व होकर जनन करना नियोटोनी कहलाता है। तो ये एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होगी कि बिना वयस्क के बगैर, या अपने ये कहेंगे कि पूर्ण रूप से वयस्क होने के बगैर जो है वो यदि ये जन्म कर लेता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, नियोटोनी के नाम से या चेर भ्रूणता के नाम से जानते हैं। जैसे अगर अपने इसके लिए ये कहें कि ये किस प्रकार से हो पाता है या फिर इसके लिए ये कौन से जंतुओं के अंदर हो पाता है, तो देखो या इसका कारण क्या हो सकता है, तो अपन थोड़ी सी चर्चा यहाँ भी ये कर लेते हैं कि चेर भ्रूणता कई बार क्या होता है कि कुछ जंतु जब उनमें एम्ब्रियो या निषेचन हो जाता है, इस निषेचन होने के बाद में एम्ब्रियो बनता है, तो वह एम्ब्रियो किसी वजह से जो है वो पूर्ण रूप से वयस्क जंतु में नहीं बदल पाता, यानी उसमें मेटामॉर्फोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है वो नहीं हो पाती और कुछ समय के लिए वो वहीं का वहीं स्थिर हो जाता है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। सामान्यतः ये देखते हैं कि 2 या 3 साल तक भी कुछ जंतु के अंदर जो है ये लार्वा अवस्था बनी रहती है। तो ये लार्वा अवस्था बनी रहती है, तो उस वक्त क्या होता है कि ये पूर्ण रूप से जीव में तो नहीं बदल पाता, लेकिन ये लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है और लैंगिक रूप से परिपक्व होकर के ये जो है वो अपने समान ही लार्वा अवस्था के अंदर ही जन्म करने लग जाता है। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि लार्वा अवस्था में या जो नियोटोनी है, ये इस प्रोसेस के अंदर लार्वा से लार्वा अवस्था ही बनती है। ये निश्चित रूप से सही है कि लार्वा से लार्वा अवस्था ही बनती है, लेकिन आगे के रूप में अपन इसमें देखते हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन आता है। कैसे परिवर्तन आता है, यानी कुछ लार्वा तो जिंदगी भर लार्वा ही बने रहते हैं। सपोज कीजिए जैसे एक ये लार्वा है, इसी का भी अपन एग्जाम्पल ले लेंगे, ये यहाँ देख लेते हैं, ये लार्वा है। तो इस लार्वा से जो आपके पास नियोटोनी के फलस्वरूप जो है वो सबसे पहले क्या बनेगा, लार्वा ही बनेगा, लार्वा से लार्वा ही बनेगा। तो कुछ लार्वा तो ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर जो है वो केवल लार्वा में ही बने रहते हैं और यहीं ये समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये लार्वा फिर जैसे ही उचित इनके लिए परिस्थिति आती है, उचित परिस्थिति की चर्चा हम करेंगे, यानी जिनकी वजह से ये पूर्ण रूप से मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाया या अपने आप को वयस्क में नहीं बदल पाया, किसी न किसी विशेष पदार्थों की कमी से उन पदार्थों की यदि आपूर्ति हो जाती है तो ये फिर लार्वा अवस्था है वो वयस्क के अंदर, ये वयस्क ऐसे लिखेंगे ना, ये वयस्क के अंदर, इसको भी आप सही कर दीजिए, ये तो ये वयस्क के अंदर जो है वो बाद में बदल जाता है। जैसे अपन ये माने कि कौन से वो पदार्थ हो सकते हैं, तो हम ये मानते हैं कि जैसे कई बार हम रीजन के अंदर भी इसमें पढ़ेंगे, जैसे विशेष प्रकार के हार्मोन की कमी, मुख्य रूप से आयोडीन की कमी इसमें जो मुख्य कारण माना जाता है, तो वो पॉइंट अपन यहाँ लेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स वगैरह क्या हो सकते हैं मेटामॉर्फोसिस से। तो इसके लिए अपन देखते हैं सामान्य रूप से आपने एम्फीबिया जो है एम्फिया वर्ग जो है एम्फीबिया के अंदर जो है देखने को मिलता है कि उनके अंदर सामान्य रूप से लार्वा अवस्था बनती है। जैसे मेंढक है, मेंढक एक एम्फीबिया वर्ग का ही एक सदस्य है, तो उसके अंदर जो है वो टेडपोल अवस्था बनती है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से नियोटोनी किसमें पाई जाती है, तो देखो मेंढक के अंदर जो सामान्यतः नियोटोनी नहीं पाई जाती, क्योंकि मेंढक का जो टेडपोल जो होता है वो एक निश्चित समय के बाद में अपने आप को विकसित करते हुए और मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया संपन्न कर लेता है, और मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया संपन्न यानी कायांतरण की प्रक्रिया संपन्न करते हुए और वयस्क मेंढक के अंदर बदल जाता है। लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं एम्फीबिया के, जैसे आपके पास में एम्बायो स्टेमेटिड, यहाँ लिख देते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। चलो इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं। एम्फीबिया वर्ग की जातियां, जैसे अभी अपने एक सैलामेंडर का उदाहरण लिया था, जैसे एम्बायो स्टोमेटिड,
एम वाई, ये नाम सही लिखा है, स्टेटेड लिखा है ना, चलो स्टोमेटिड है ये, स्टो में और लगा दे। ये एक सैलामेंडर की एक जो जाति है, तो इसके अंदर सामान्यतः तो ये होता है, और दूसरा आपके पास में है प्रोटियन। ये दो एग्जाम्पल्स हम मुख्य रूप से लेते हैं इनके। ये किसके हैं? ये सैलामेंडर, ये सैलामेंडर के प्रकार है। इनके अंदर विशेष रूप से ये जो है नियोटेनी पाई जाती है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि कई बार विशेष रूप से जो है, जैसे अभी अपन ने बताया कि कुछ पदार्थों की कमी, मुख्य रूप से अपन ने एग्जाम्पल दिया था इसके अंदर आयोडीन, तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, ये कई समय तक, सामान्यतः ये 18 या 24 महीने तक या 30 महीने तक जो है वो सामान्यतः वयस्क अवस्था में नहीं बदल पाते हैं, अर्थात लार्वा अवस्था में ही बने रहते हैं। तो लार्वा अवस्था में अगर बने रहते हैं तो वहाँ पर ये क्या करते हैं कि ये लैंगिक रूप से परिपक्व होकर के और जो है वो जनन करने लग जाते हैं और नए लार्वा को जन्म देते थे। ये लार्वा फिर परिपक्व वयस्क में बदलता है या नहीं बदलता है, ये दो अलग प्रकार है, जिसको हम अपन कहेंगे कंप्लीट नियोटोनी और इनकम्प्लीट नियोटोनी। अब इसमें और अगर अपन देखते हैं तो अधिकांशतः जो यहाँ हम एग्जांपल्स लेते हैं, टाइगर सैलामेंडर, ठीक है, टाइगर सैलामेंडर की कुछ जातियां, जैसे सबसे पहले ये देखते हैं, एक आपके पास में जैसे एम्बायो स्टोमेटिड, ठीक है, टाइग्रियम हम ये कह सकते हैं, या टाइग्रिनम, ये एक जाति है इसकी। दूसरी है जैसे इसको एम्बायोस्टोमेड है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, पूरा न लिख करके शॉर्ट के अंदर अपन इसको लिख सकते हैं। तो इसमें दूसरा आपके पास में एम्बायोस्टोमेड वेलस की है। तीसरा आपके पास में ये इसी तरह से अपन ये लिख लेते हैं एम्बायोस्टोमेड, आगे पास में मेवोट्रियम, ये तीन जातियां मुख्य रूप से, जिसके अंदर जो है सामान्यतः लगभग जो है वो नियोटोनी के लक्षण जो हमें देखने को मिलते हैं। इसके कुछ जो आपके पास में जो लार्वा बनेंगे, उस लार्वा को अपन किस नाम से जानेंगे यहाँ पर, ये सॉरी एक्सोटोल के नाम से जानते हैं। तो ये एक्सोटोल जो है वो इसका एक अच्छा उदाहरण मिल जाएगा। एक्सोटोल में क्या होता है कि इसमें 2 या 3 साल तक, यहाँ हम देखते हैं कितने साल तक, 2 या 3 साल तक ये लार्वा स्टेज के अंदर ही पड़ा रहता है। उसके बाद में क्या होता है कि लार्वा अवस्था के अंदर ये जो है वो सामान्य रूप से लैंगिक रूप से परिपक्व होकर के और नए लार्वा बनाने लग जाता है। लेकिन यदि किन्हीं कारण से, यदि इसको, जैसे अभी अपने बताया था आयोडीन की अगर बातचीत कर लेते हैं, आयोडीन या जिस पदार्थ की कमी से ये जो है नियोटोनी में बदल रहा है या मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से जो है वो अगर या कमी रह जाती है, तो ये अगर आयोडीन की पूर्ति हो जाए तो ये क्या कर लेता है, मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया कर लेता है। और मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया करने के बाद में ये चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? निश्चित रूप से किसमें? वयस्क के अंदर। ये वयस्क सैलामेंडर, जिसको अभी अपन ने उदाहरण लिया था, कौन सा ये रहा, एमाइस्टोट्राइग्रिस, या तीनों में से जिसका भी है ये एक्सोलोट जो एम्ब्री है, ये लार्वा है, ये लार्वा वापस इसके अंदर बदल जाता है। लेकिन यदि इस आयोडीन की पूर्ति यहाँ पर नहीं हो पाती है, ये आयोडीन की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो ये हमेशा इसी एक्सोटोल लार्वा के अंदर ही ये बना रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो है बिना वयस्क में परिवर्तन हुए, ये जन्म की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, तो उसको अपन कहते हैं नियोटोनी। एक कि यहाँ पर इस प्रकार के जंतुओं के अंदर जो है वो कितने समय बाद में और किस प्रकार से जो है वो नियोटोनी पाई जाती है। एक्सोलोटल एंड नियोटोनी, यानी जो आपके पास में एक्सोलोटल जो लार्वा है, ये लगभग
18 से 24 महीने या लगभग अपन कह सकते हैं कि 2 साल तक, 18 से 24 माह तक इसी लार्वा स्टेज के अंदर पड़ा रहता है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि ये लैंगिक रूप से कई दिनों तक पड़ा रहता है, तो इसमें मैच्योरेशन आ जाने लगती है। लेकिन कौन से, केवल और केवल इसमें जो आपके पास में लैंगिक परिपक्वता आने लग जाती है, और लैंगिक परिपक्वता आने के बाद में ये मैच्योर होने लग जाता है। और ये 18 से 24 माह का जो 100 एडल्ट जो है वो लैंगिक रूप से परिपक्व होकर, लैंगिक रूप से परिपक्व होकर क्या करने लग जाता है, जनन करने लग जाता है, रिप्रोडक्शन करने लग जाता है, प्रारूपी सैलामेंडर की तरह। प्रारूपी का मतलब एक विकसित, प्रारूपी थोड़ा सा इसमें अंतर होता है, सैलामेंडर की तरह क्या करने लग जाता है, ये विकसित हो जाता है और विकास करने लग जाता है। उसमें लगभग वही, लगभग बता रहा हूँ, लगभग वही लक्षण आ जाते हैं जो एक वयस्क सैलामेंडर के अंदर होते हैं। लेकिन चूंकि ये लार्वा अवस्था ही होती है, इसीलिए इसको जो है हम एक्सोलोटल अवस्था कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, जैसे बाह्य गिल, बाह्य गिल का विकास होने लग जाता है। इसके अलावा जो क्लोम दरारें बनने लग जाती है, कलम दरारें बनने लग जाती है। इसके अलावा यदि अपन देखते हैं तो सिर से लग करके पुंछ का निर्माण हो जाता है, सिर से लगकर पुंछ का निर्माण। इसके अलावा यदि अपन देखते हैं तो पुच्छिए, इसमें फिन का विकास होने लग जाता है, पुच्छिए फिन। लेकिन ये समान रूप से जो है प्रारूपिक सैलामेंडर की जो विशेषताएं हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ और जो है विशेषताएं एक दो जो है वो अपरिपक्व रूप से रह जाती है। तो इसी प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो कुछ लक्षण आ जाते हैं। अब इसके अलावा और कौन से लक्षण आते हैं जो कि इस प्रारूपिक सैलामेंडर के अलावा होंगे। यदि हम यहाँ डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, अगर हम यहाँ डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एक विकसित या वयस्क सैलामेंडर की अपेक्षा इसका जो सिर जो होता है, सिर चौड़ा हो जाता है। सिर चौड़ा हो जाने के बाद में आंखों के ऊपर जो है पलक नहीं होती, तो आंखें जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, आंखें पलक रहित हो जाती है, आंखें पलक रहित हो जाती है। भुजाएं इसकी अल्प विकसित भुजाएं, भुजाएं इसकी अल्प विकसित हो जाती है। यहां पर और देखते हैं तो श्वसन संबंधित इसमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। गिल्स, 3 जोड़ी गिल्स, श्वसन हेतु 3 जोड़ी गिल्स का विकास हो जाता है। और इसके अलावा ये केवल गिल्स से श्वसन नहीं बल्कि क्या करता है, ये फेफड़ों से भी यानी मुख्य श्वसन भी करता है। तो साथ ही हम लिख सकते हैं मुख्य श्वसन। और मुख्य श्वसन, मुख्य द्वारा श्वसन करते हैं उसको अपन किसके द्वारा होता है, यानी ये फेफड़ों के द्वारा होता है। तो मुख्य श्वसन के अंदर भी इसके अंदर जो है वो पाया जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ये विशेष रूप से ये गुण यहाँ आने लग जाते हैं और ये इसमें कैरेक्टर से आ जाते हैं। यहाँ अगर अपन देखते हैं इसमें कि फेफड़ों के द्वारा इसमें ये श्वसन पाया जाता है। अब यहाँ ये एक जो चीज देखने की ये है कि ये सबसे पहले कहाँ पर, जैसे हमने ये देखा था वहां पर इस पॉइंट पाते हैं कि कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने ये लक्षण यहाँ पर देखे थे और उन्होंने इस नियोटोनी के बारे में बताया था। तो यहाँ हम देखते हैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ पर ये देखा गया। तो यहाँ पर देखो आपके अमेरिका जो मैक्सिको व न्यूयॉर्क, मैक्सिको व न्यूयॉर्क में के जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया, वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों के नीचे जो जल वगैरह पाया जाता है, तो वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने इस सैलामेंडर के अंदर ये देखा कि वहाँ पर जैसे ये सैलामेंडर है या एम्फीबिया की कुछ जातियां हैं वो पूर्ण रूप से जो है वो मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाती, यानी कायांतरण नहीं कर पाती। इसका कारण उन्होंने जो देखा वो ये देखा कि सामान्य रूप से जल के अंदर जो है, क्योंकि ये जंतु जो है सामान्यतः, हालांकि एम्फीबिया जो है वो जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो नियोटोनी की बातचीत कर रहे हैं वो जल में पाए जाने वाले जंतुओं की बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें जल में आयोडीन की कमी, किसकी कमी,
आयोडीन की कमी हो जाती है, और आयोडीन की कमी हो जाने की वजह से ये जो है वो लार्वा अवस्था से मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाते और वैसे नहीं बन पाते। इसीलिए आपको ध्यान में होगा अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि मेंढक है और मेंढक अगर लार्वा अवस्था में बना हुआ है या लार्वा अवस्था में हमें बनाए रखना है, तो उसमें किसकी कमी की वजह से वो है, तो वहां पर यह आएगा आयोडीन की कमी से। अब आयोडीन की आपूर्ति कहाँ से हमें हो पाती है? हम मनुष्य की अगर बातचीत करते हैं तो आयोडीन की पूर्ति के लिए आपको पता है कि हाँ, ये इसके लिए महत्वपूर्ण रूप से थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो महत्वपूर्ण होता है। आपने सुना होगा आयोडीन कमी से मनुष्य के अंदर जो है वो गलगंड नामक रोग हो जाता है, यानी थायराइड ग्रंथि जो है वो सूज जाती है। तो यहाँ कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से जो है वो चेत भ्रूणता या न्यूट्रोनी पाई जाती है, या जो भ्रूण है वो वयस्क में क्यों नहीं बदल पाता है, मेटामॉर्फोसिस इसमें क्यों नहीं हो पाता है? तो इसमें एक वैज्ञानिक वजह है विजमेन ने इसके दो कारण बताए हैं। एक उन्होंने बताया है बाह्य कारण, दूसरा बताया है आंतरिक कारण। यानी कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं कुछ जंतुओं के अंदर, एम्फीबिया के अंदर, जहाँ हम एम्फीबिया की बातचीत कर रहे हैं, यहाँ हम एम्फीबिया की बातचीत कर रहे हैं, जहाँ पर कुछ विशिष्ट प्रकार के कारण होते हैं जिनकी वजह से नियोटोनी पाई जाती है, अर्थात लार्वा जो है वो लार्वा ही बना रहता है और लार्वा अवस्था में जो जनन कर लेता है। बाह्य कारक के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने बताया है वो बताया आयोडीन की कमी। जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था कि जो कैलिफोर्निया के अंदर जो जल पाया जाता है, उस जल के अंदर जो आयोडीन की कमी पाई गई, और उस आयोडीन की कमी से जो है वो नियोटोनी की संभावनाएं देखी गई। इसके अलावा अगर अपन देखते हैं तो भोजन की कमी या फिर तापमान की कमी, तो ये कुछ ऐसे बाह्य कारक है जिनकी वजह से जंतुओं के अंदर जो है वो नियोटोनी या चेत भ्रूणता पाई जाती है। यहाँ हम फिर दूसरी बात आंतरिक कारक की बातचीत करते हैं, तो आंतरिक कारक के अंदर भी ये आ जाएगा कि जैसे शरीर में पाई जाने वाली जो थायराइड ग्रंथि है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है, और यह हम देखते हैं कि आयोडीन की कमी की वजह से जो है वो थायराइड ग्रंथि में सूजन भी आ जाती है। तो मुख्य कारण इसमें एक आयोडीन है। यदि आयोडीन का आंतरिक रूप से प्रॉपर जो है वो निर्माण नहीं हो पाता है तो आयोडीन की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी से जो है वो नियोटोनी पाई जाती है। आयोडीन के अलावा हम देखते हैं कुछ विशिष्ट प्रकार के हार्मोन्स भी है, तो ये हार्मोन्स की कमी से की वजह से भी जो नियोटोनी जो है पाई जाती है। यहाँ ये दोनों प्रकार के जो कारक है जिनके कारण से जंतुओं के अंदर ये नियोटोनी पाई जाती है। यहाँ यदि हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो है इसमें आयोडीन की कमी होती है, या कई जो लार्वा है वो बाद के अंदर एक कुछ समय के लिए तो जो है वो नियोटोनी अवस्था में बने रहते हैं, लेकिन उसके बाद में जब इन आवश्यक पदार्थों की पूर्ति हो जाती है तो वो मॉर्फोसिस प्रक्रिया करके और वयस्क के अंदर बदल जाते हैं। जैसे हमारी जो है वो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी अपन ये कह सकते हैं जिसे पिट्यूटराइन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। पिट्यूटराइन हार्मोन्स को जो है कुछ इंडिकेशन देता है किसके लिए, यहाँ हम देखते हैं जैसे ये यहाँ पर पीस जो हार्मोन्स को सिक्रेशन करने के लिए, निर्माण के लिए, तो यहाँ पर देखो ये थायराइड ग्रंथि को सिक्रेशन देती है, क्योंकि जैसे पीस ग्रंथि को हम जानते हैं मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है उसको, तो ये थायराइड ग्रंथि इसको इंडिकेशन करती है किसके लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए। तो यहाँ पर ये किसका निर्माण करती है, जैसे T3 एंड T4 हार्मोन्स, यानी हम ये कह सकते हैं मुख्य रूप से थायरॉक्सिन हार्मोन। तो इनका ये सिक्रेशन होता है, तो ये प्रॉपर रूप से सिक्रेशन है। ये जब इनका सिक्रेशन होता है, इनका निर्माण होता है, तो जब T4 या T3 या थायरॉक्सिन हार्मोन से ये आयोडीन की आपूर्ति हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, मेटामॉर्फोसिस, जिसको अपन बोलते हैं कायांतरण, यानी ये कायांतरण की प्रक्रिया करते हुए किसमें बदल जाता है, वयस्क के अंदर जो है वो बदल जाता है। लेकिन इन्हीं वजह से जैसे हाइपोथैलेमस है प्रॉपर रूप से पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो इंडिकेशन नहीं दे पाती,
या ये इसको जो है वो प्रेरित करने थायराइड ग्रंथि को जो है वो प्रॉपर रूप से इंटीग्रेशन नहीं कर पाती, या इसमें थायराइड ग्रंथि का कई कारण रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स का निर्माण, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता, और T3 या T4 प्रकार के जो हार्मोन्स नहीं बन पाते हैं, तो उसके अंदर क्या नहीं हो पाता है, यह मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, यानी कायांतरण की जो प्रक्रिया नहीं हो पाती है। और कायांतरण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है तो आपके पास में जो लार्वा था, वो लार्वा कई दिनों तक, जैसे कि अभी बताया था आपने, 18 से 24 महीने तक या 30 महीने तक है वो लार्वा अवस्था में बना रहता है। और यहाँ जो लार्वा अवस्था में बना रहता है तो ये कुछ विशेष प्रक्रियाओं करते हैं, क्योंकि बाकी प्रक्रिया इसके अंदर जो है कंप्लीट होती रहती है, तैयारी इसमें होती रहती है। तो यहाँ पर ये लैंगिक रूप से परिपक्व होकर के और ये नियोटेनी को जो है वो दर्शाता है। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि ये कुछ कारक है जिसकी वजह से जो है इसके अंदर जो है वो इनकी कमी से इसमें नियोटोनी हो सकती है। इसमें मेटामॉर्फोसिस के लिए यानी कायांतरण के लिए एक मुख्य रूप से जो हार्मोन्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका अपन बोलते हैं TSH, यानी थायरोक्सिन स्टोमेटिक हार्मोन्स, इसको अपन बोलते हैं थायराइड उत्तेजक हार्मोन्स। ये थायराइड उत्तेजक हार्मोन्स जो है वो क्या करता है, थायराइड या थायरोक्सिन हार्मोन्स को प्रेरित करता है। लेकिन किन्हीं वजह से जब ये TSH प्रॉपर रूप से कार्य नहीं कर पाता है तो थायराइड का निर्माण रुक जाता है, और थायराइड का निर्माण रुक गया तो ये नियोटोनी अवस्था जो है वो बनी रहती है। यहाँ मुख्य रूप से अगर हम देखें तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें ये कुछ समय के लिए नियोटोनी पाई जाती है, लेकिन उसके बाद में जो उसका लार्वा जो होता है उसको ये आवश्यक पदार्थ मिल जाने की वजह से जो है वो अलग रूप से जो है वो वेस्ट में कायांतरण करते हुए वेस्ट में बदल जाते हैं। लेकिन कुछ जो है वो हमेशा लार्वा अवस्था में बने रहते हैं। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल्स ले जिसमें अनिवार्य या निश्चित रूप से जो है वो नियोटोनी पाई जाती है, वो निश्चित रूप से अगर अपन देखते हैं, देखो एम्फीबिया के कुछ कुल है, जैसे एम्फियूडी, ये जो कुल है इसके अंदर निश्चित रूप से जो है वो ये अनिवार्य रूप की जो है वो निश्चित रूप से जो है वो नियोटोनी पाई जाती है। इसके अलावा साइरेनिडी, इस कुल के अंदर के भी यही होता है। इसके अलावा है एक थोड़ा सा ये क्रिप्टो बेनकिसी, इस प्रकार से ये अब लिखें बेनकडिसरी। इस कुल के अंदर भी अनिवार्य रूप का जो है ये नियोटोनी पाई जाती है। यहाँ अगर अपन चर्चा करते हैं तो एक चीज़ और रह जाती है आपके पास में, ये है आपके प्रोटीडी। तो ये वे कुल है जिसमें निश्चित प्रकार से या अनिवार्य रूप से जो है वो ये नियोटोनी पाई जाती है, पूर्ण प्रकार की भी पाई जाती है। अब यहाँ हम चर्चा करते हैं कि जो नियोटोनी है वो कितने प्रकार की होती है। तो नियोटोनी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पूर्ण और अपूर्ण, यानी कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है, क्या किसी पोजीशन के अंदर इस नियोटोनी को जो है वो क्या समाप्त किया जा सकता है या चिन्ह पूर्णता का समाप्त किया जा सकता है? तो निश्चित रूप से किया जा सकता है। इसके लिए जिससे जिन कारणों की वजह से ये नियोटोनी पाई जाती है, यदि उनकी पूर्ति कर दी जाए तो निश्चित रूप से नियोटोनी जो है समाप्त हो जाती है और मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया जो है वो रेगुलर रह सकती है। जैसे हम ये देख सकते हैं, यदि लार्वा के अंदर या लार्वा में थायरोक्सिन हार्मोन को इंजेक्ट कराया जाए या थायरोक्सिन हार्मोन का इंजेक्शन दे दिया जाए तो निश्चित रूप से इसमें है थायरोक्सिन हार्मोन की आपूर्ति हो जाएगी और आयोडीन का निर्माण भी प्रॉपर रूप से हो जाएगा। तो ये नियोटोनी अवस्था यहाँ समाप्त हो जाएगी और मेटामॉर्फोसिस अपन बोलते हैं कायांतरण की प्रक्रिया जो पूर्ण हो जाएगी। यहाँ इसके बाद में एक चर्चा हम ये और करते हैं कि ये नियोटोनी जो कितने प्रकार की होती है। तो नियोटोनी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है पूर्ण प्रकार की चिन्ह पूर्णता, दूसरी होती है अपूर्ण चिन्ह पूर्णता। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्लीट और दूसरी आपके पास में इनकम्प्लीट।
दोनों में अंतर क्या है? इसमें क्या होता है कि लार्वा जो होता है वो बिना मेटामॉर्फोसिस के जनन करने लग जाता है और लार्वा से लार्वा का निर्माण होता है और लार्वा जो है वो विकसित प्रकार का हो जाता है। लेकिन इसके बाद में जब मैंने बताया कि कई जंतु जब पूर्ण रूप से उनको आपूर्ति हो जाती है आयोडीन की या किसी वजह से ये समय के बाद में, तो ये लार्वा पूर्ण रूप से वयस्क में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि ये जनन इसी अवस्था में करता है, ये वयस्क अवस्था में आने के बाद में जनन नहीं कर पाता, इसलिए ये हमेशा जो है वो लार्वा ही बना रहता है। इस अवस्था में आप तो जाते हैं ये, लेकिन ये जनन नहीं कर पाते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं कंप्लीट नियोटोनी। इसका अगर एग्जांपल्स अगर अपन देखें तो इसका एग्जांपल्स आपके पास में यूरोडोला के बाद में, जैसे अभी अपन ने एक एग्जांपल लिया था आपके पास में एक्सोलोटल, और एक्सोलोटल्स के अलावा यदि हम देखते हैं इसके जैसे जितने भी आपके पास में एम्बाइस्टोमा है या कॉर्टेक्स, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स प्राणियों के अंदर जो है वो ये पूर्ण रूप से जो है नियोटोनी पाई जाती है। लेकिन इनकम्प्लीट नियोटोनी में क्या होता है कि ये लार्वा अवस्था में जनन हो करके और ये नया लार्वा बना लेता है, और नया लार्वा बनाने के बाद में जब एक निश्चित समय के बाद में पदार्थों की आपूर्ति हो जाती है, यानी 12 महीने बाद में, 24 महीने बाद में या इससे भी अधिक समय बाद में, जब ये वयस्क में या मेटामॉर्फोसिस क्रिया करने के बाद में ये वयस्क में बदलता है, तो वयस्क में बदलने के बाद में भी ये जनन कर सकता है, यानी ये दोनों अवस्था के अंदर जो है वो जनन कर सकता है। इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट नियोटोनी के नाम से जानते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल अपन देखें तो आपने देखा होगा, नाम सुना होगा हाइला, ये बुफो, राना टिग्रिना, यानी ये मेंढक की जो प्रजाति है, इसमें इस प्रकार से लार्वा के बाद में मेटामॉर्फोसिस होता है और ये वयस्क अवस्था में आने के बाद में ये जनन करने लग जाता है। ये दो प्रकार की जो है वो नियोटोनी या मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे एक अगला वाला अपना जो पॉइंट है वो है पेडियोजेनेसिस। पेडियोजेनेसिस कोई लंबा पॉइंट नहीं है, यहाँ देखते हैं क्या होता है पेडियोजेनेसिस या सावक जनन। अब इसको अपने यहाँ से मिटा सकते हैं, केवल उसी पर चर्चा करेंगे। यानी इसमें अपने ये कह सकते हैं लार्वा से ही लार्वा का निर्माण या जननी प्रक्रिया हो पाती है, यानी लार्वा से ही लार्वा का जो निर्माण है वो आपके पास में पेडियोजेनेसिस कहलाती है। इसके अंदर जो है वो वयस्क अवस्था आने के बाद में जनन नहीं होता है। सामान्य रूप से अगर इसका हम सबसे अच्छा उदाहरण लेना चाहें तो एग्जाम्पल के अंदर अपन लेते हैं फेसियोला। फेसियोला का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये जो है आंतों के अंदर जो है पाए जाने वाला एक विशेष रूप से परजीवी रूप है। तो फेसियोला के अंदर इस प्रकार का ये पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ये लीवर के ऊपर पाया जाने वाला लीवर फ्लू, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो इसके अंदर इस प्रकार का जो है वो पेडियोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है वो पाई जाती है। ये सबसे अच्छा उदाहरण है। लीवर फ्लू या फेसियोला के संपूर्ण जीवन के अंदर कई प्रकार के लार्वा प्रावस्थाएं पाई, यानी इसके संपूर्ण जीवन काल के अंदर कई प्रकार के जो है वो लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। जैसे इसमें देखते हैं अपने मेरासीडियम, पहला अगर अपन देखते हैं मेरासीडियम जो है इसका एक प्रकार का एक लार्वा है। इसके अलावा हमने सुना है नाम रेडिया के अलावा सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, ये जो है आपके पास मुख्य रूप से जो है वो लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। अलग अलग प्रकार के ये लार्वा अवस्थाएं इसके अंदर होती है। इसमें से ये तीन को अगर अपन छोड़ दिया जाए तो इसमें क्या होता है कि मेरासीडियम है वो सदैव और सदैव जो है वो क्या दर्शाती है, नियोटोनी दर्शाती है। यानी ये हमेशा या इसका लार्वा ही जो है वो लार्वा के अंदर जो है वो जनन कर पाता है या वयस्क अवस्था नहीं बन पाती है। तो सामान्य किसका निर्माण करता है, मेरासीडियम जो है वो
दूसरे प्रकार का जो रेडियो है, ये आपके पास में लार्वा है रेडियो, या तो रेडिया का निर्माण कर पाता है जिसको अपन द्वितीय ये कहते हैं, और ये जो रेडिया जो है वो भी इसी प्रकार की न्यूटोनी ही दर्शाता है। इस रेडिया के द्वारा सामान्यतः या तो द्वितीय प्रकार का रेडिया लार्वा, द्वितीय प्रकार का रेडिया लार्वा बनाया जाता है, या फिर हमने ये देखा ये अगला वाला जो है वो सरकेरिया लार्वा का निर्माण होता है। यानी यहाँ आप कहीं भी नहीं देख रहे हैं कि इन लार्वा के द्वारा जो है वो मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया होने के बाद में, कायांतन की प्रक्रिया होने के बाद में ये वेस्ट फेसियोला का निर्माण कर पा रहा है। यहाँ ये जो है मुख्य रूप से जो है वो लार्वा से केवल लार्वा का ही निर्माण करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अन्य अगर उदाहरण अपन देखते हैं तो कोर्डेटा के अंदर पाए जाने वाला, जैसे अभी हमने सैलामेंडर का एग्जांपल लिया था, वो भी ये कुछ पेडियोजेनेसिस दर्शाता है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कोर्डेटा में कोर्डेटा में एक्सेलोटल जो है वो सैलामेंडर का एक लार्वा है। तो ये सैलामेंडर का लार्वा है, ये भी आपके पास में है, पेडियोजेनेसिस की प्रक्रिया दर्शाता है। इसके अलावा